हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सैटरडे शाम को आपके लिए मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आ जाऊंगा। हर एक टॉपिक के बाद आपको एक एमसीक्यू सेट मिलता है जिसमें अपने आप को आप रेट कर सकते हैं, आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं और आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 20 एमसीक्यूज़ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा या कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा में से, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से भी मिलेंगे। तो आपको प्रोसीजर पता है, क्या करना है आपको। मैं जब क्वेश्चन रीड करूं आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपना आंसर नोट कीजिए। जो ही मैं आंसर बताऊं तो आप उसको अपने आंसर के साथ कंपेयर कीजिएगा और साथ साथ आप काउंट करते जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, अगर आप लो स्कोर कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बी फेयर टू योर सेल्फ। अपने नोटबुक्स वगैरह बंद कीजिएगा, बिहेव लाइक यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से लेके। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सेसिव क्लास। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास अपर लिमिट एक क्लास का बराबर होता है, इज सेम या इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सेसिव क्लास। दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होता है पहले क्लास का अपर लिमिट। तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? अपना आंसर नोट कीजिएगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं, वेदर इट इज ट्रू क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज नॉन ट्रू क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर वी कॉल इट ओपन एंडेड क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और नन ऑफ द अबव। क्लियर? चलिए, आपको पता है मैंने आपको कल बार बार ये बताया था कि जब हमारा एक क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट सेम होता है तो उस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन को या उन क्लासेस को हम कहते हैं ट्रू क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रू क्लासेस। क्लियर? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो नोन एज। देखिए यहाँ पे वर्डिंग्स पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मीनिंग क्या है क्वेश्चन की। कभी कभी वर्डिंग उधर इधर हो जाती है तो आपको मीनिंग ही समझ नहीं आता है, तो आप पता नहीं हड़बड़ी में कोई कोई भी आंसर कर लेते हैं। अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स और आल्सो नोन एज। क्या कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का दूसरा नाम क्या है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का? अपना आंसर नोट कीजिएगा। पहला ऑप्शन है वेदर इट इज कॉल्ड स्पाशियल ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वेदर इट इज कॉल्ड टेम्पोरल ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैग्नीट्यूड ऑब्जर्वेशन। अपना आंसर नोट कीजिए। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है उसका दूसरा नाम है हमारा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। टेम्पोरल ऑब्जर्वेशन किसका नाम है? टाइम सीरीज का। स्पाशियल किसका नाम है? लोकेशन या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का। और मैग्नीट्यूड है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कर्व रिलेटेड टू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज। वो कर्व जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं उस कर्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज बेल कर्व, ऑप्शन नंबर बी इज गॉसियन कर्व, ऑप्शन नंबर सी इज ओगिव कर्व, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। अपना आंसर नोट कीजिएगा। क्या उसे बेल कर्व कहते हैं, क्या उसे गॉसियन कर्व कहते हैं, क्या उसे ओगिव कर्व कहते हैं, या ओजाइव कर्व, या नन ऑफ द अबव? मैंने आपको कल कहा था जब भी हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कर्व ड्रा करते हैं तो उससे हम कहते हैं ओजाइव कर्व। ठीक है, और ये जो हमारे पास बेल कर्व और गॉसियन कर्व है, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये मैंने कल कहा था आपको। याद रखिएगा चीजों को, अगर आपको चीजें याद नहीं रह रही हैं तो उनको रिवाइज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर बाउंड्री वैल्यू ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड। यहाँ पे अच्छी तरह से वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ी में आप कोई गलत आंसर ना करें। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर बाउंड्री ऑफ ए क्लास इज, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर बाउंड्री वैल्यू ऑफ ए क्लास इज, उसको क्या कहते हैं? अपर और लोअर बाउंड्री वैल्यू के डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेदर इट इज कॉल्ड द क्लास विड्थ, ऑप्शन नंबर बी इज इंटरवल,
ऑप्शन नंबर सी इज बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन। अपना आंसर नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझिएगा इसको। इट इज सेइंग अपर एंड लोअर बाउंड्री वैल्यूज। जब बाउंड्री वैल्यूज का यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया गया हो, ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया होगा बाउंड्री वैल्यूज। when it is talking about the boundary values, then I told you it is called the class width, or it is called the class size, or it is called the class length. अगर हमारे पास लिमिट्स की बात होती स्पेसिफिकली तो फिर ये इंटरवल था, इसलिए इसका आंसर क्या है? इट इज कॉल्ड द क्लास विड्थ। मैंने आपको कल बोला था कि अपर एंड लोअर बाउंड्री वैल्यूज की जब बात चलेगी तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए क्लास विड्थ और क्लास साइज और क्लास लेंथ। अगर यहाँ पे लिमिट्स की बात होती तो फिर आप किसको टिक करते? इंटरवल को। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द इनिशियल पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस which is sometimes not used for the graphical representation is specially known as। याद है आपको, मैंने आपको बताया था, मैं लिखना भूल गया लेकिन फिर मैंने आपको अपने मार्कर से यहाँ पे बताया था जब लेक्चर में दे रहा था। तो क्या कहते हैं उसको? क्या उसको अनयूज्ड एक्स एक्सिस कहते हैं, whether it's called the false baseline, whether it's called the kinked line or none of the above। हमारे पास जो एक्स एक्सिस का अनयूज्ड पार्ट होता है उससे हम क्या कहते हैं? whether it is called unused x axis, false baseline, kinked line, none of the above। क्या आंसर इसका? तो इसका आंसर है, मैंने आपको बताया था, उसको कहते हैं किंक्ड लाइन। एक्स एक्सिस की बात चल रही है। अगर एक्स एक्सिस में हमारे पास कुछ पार्ट अनयूज्ड होता है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इससे हम कहते हैं किंक्ड लाइन। अगर वाई एक्सिस में अनयूज्ड पार्ट होता तो उसे हम कहते हैं फॉल्स बेस लाइन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ डेटा। हिस्टोग्राम से हम किस टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करते हैं? क्या हम डिस्क्रीट डेटा रिप्रेजेंट करते हैं? क्या हम कंटिन्यूअस डेटा रिप्रेजेंट करते हैं? क्या हम बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, या नन ऑफ द अबव? अपना आंसर नोट कीजिएगा। हिस्टोग्राम किस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करता है? मैंने बार बार ये चीज़ें दोहराई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। तो हिस्टोग्राम में खाली हम किस टाइप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं? खाली कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वेदर दोज आर इक्वल क्लासेस और अनइक्वल क्लासेस, बट इट ओनली रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूअस डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 6 में से अगर आप 4 भी कर पा रहे हैं तो अभी भी ठीक है, क्योंकि अभी आपके रिविजन्स वगैरह नहीं हुए, तो इट इज एक्सेप्टेबल। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजेव एंड ग्रेटर देन ओजेव गिव्स। अगर हमारे पास लेस देन ओजेव कर्व होता है और ग्रेटर देन ओजेव कर्व होता है तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमें क्या प्रेजेंट करता है, उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज मोड ऑफ द सीरीज, ऑप्शन नंबर बी इज मीडियन ऑफ द सीरीज, ऑप्शन नंबर सी इज a well defined beautiful curve, and the option number D is nothing can be said। अपना आंसर नोट कीजिएगा। इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजेव एंड ग्रेटर देन ओजेव गिव्स। कल मैंने आपको कहा था कि इंटरसेक्शन जब लेस देन और ग्रेटर देन ओजेव का होता है तो वहां से हमें क्या मिलता है? मीडियन ऑफ द सीरीज। तो करेक्ट आंसर है बी, मीडियन ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द कर्व विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द हिस्टोग्राम इज। हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स रहते हैं उससे हमारे पास एक कर्व मिल जाता है, उस कर्व को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व, ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑप्शन नंबर सी इज बार डायग्राम, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। अपना आंसर नोट कीजिएगा। जब हम हिस्टोग्राम्स बनाते हैं इस तरह, तो हिस्टोग्राम्स बनाने के बाद इन मिड पॉइंट्स को जब हम जॉइन करते हैं हमारे पास क्या बन जाता है? क्या हम वहां से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व, बार डायग्राम, बोथ ए एंड बी। याद कीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि जब हम हिस्टोग्राम को के मिड पॉइंट्स को यूज करते हैं ड्राइंग ए कर्व, अगर हम स्केल का यूज करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन
कर्व बन जाता है। अगर हम फ्री हैंड यूज करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। तो यहाँ पे ना स्केल का यूज किया गया है वर्ड, ना स्केल वर्ड यूज किया गया है और ना ही फ्री हैंड वर्ड यूज किया गया है। सो बोथ द कर्व्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द हिस्टोग्राम। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9। मुझे पता है आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने ये बताया नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गया, ये क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। स्टैटिस्टिक्स was defined as the science of counting by। स्टैटिस्टिक्स को किसने कहा था साइंस ऑफ काउंटिंग? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी बोर्डिंगटन, ऑप्शन सी फिलिप नॉर्मन, ऑप्शन डी ए एल बाउले। जिसको पता है वो अपना आंसर नोट करे और जिसको पता नहीं है वो अपने दिमाग में इसको अच्छी तरह से अभी रख ले हमेशा के लिए कि जिसने स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ काउंटिंग कहा उसका नाम है ए एल बाउले। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एग्जाम में आप अच्छी तरह से करने चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज the summary and the presentation of data in tabular form with several non-overlapping classes is referred as। जब हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं समराइज्ड फॉर्म में तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस नहीं होने चाहिए टेबुलेशन में, ये आपको पता ही है। तो उसे हम क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या ऑप्शन बी उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ऑप्शन सी क्या हम उसे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अपना आंसर नोट कीजिएगा। सो द करेक्ट आंसर इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बार बार मैंने इस वर्ड का यूज किया। जब भी हम नॉन ओवरलैपिंग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा को फ्रीक्वेंसीज और हमारे क्लासेस में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट मे बी डिस्क्रीट, इट मे बी कंटिन्यूअस। 10 क्वेश्चन अभी तक हुए, अगर आप 10 में से 7 कर पा रहे हैं तो यू आर गोइंग वेरी ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन in which the frequencies are added from top to bottom। ट्रिक याद है तो आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ पे वर्ड्स को इधर हो गया, ऑप्शन सी इज वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ऐड हो जाता है फ्रीक्वेंसीज का फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसे हम क्या कहते हैं? अपना आंसर नोट कीजिएगा। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज कॉल्ड द लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने आपको ट्रिक बताई थी LTB। ठीक है, ईश्वर हम आपकी हिफाजत करे। तो टीबी जो होता है वो लंग्स में होता है, तो लेस देन की जब बात चलेगी, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो टीबी जब भी हो जाता है वो लंग्स में हो जाता है। तो लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। तो इसका अपोजिट क्या है? ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट हैपेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। याद रखिएगा, लेस देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहां पे लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास ट्रिक बन गई फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो द आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 इज the type of classification in which class is subdivided into subclasses and subclasses into more classes। तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? जब हमारे पास एक सिंपल बेस पे, एक कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? और अगर हमारे पास सब डिवाइडेड होते हैं क्लासेस तो उसे हम क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस है, whether it's called simple classification, it's called the manifold classification, ऑप्शन सी रैशनल क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन डी रिफ्लेक्टेड क्लासिफिकेशन। अपना आंसर नोट कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर एक एट्रीब्यूट के बेस पे करते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, लेकिन जब एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन होती हैं, सब क्लासिफिकेशन, तो उन्हें हम कहते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर?
समझ आ गया? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में पड़े, लेकिन बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज टेबल फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज। अगर एक टेबल बन जाता है दो या दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पे के बेस पे, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के बेस पे, तो उस टेबल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज परसेंटेज टेबल, ऑप्शन बी इज इंटरवल टेबल, ऑप्शन सी इज सिंपल टेबल और ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स टेबल। अपना आंसर नोट कीजिएगा। क्या उससे हम परसेंटेज टेबल कहते हैं, इंटरवल टेबल कहते हैं, सिंपल टेबल कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉम्प्लेक्स टेबल। जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे टेबल फॉर्म किया जाता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। इसमें हमारे पास बहुत कैटेगरीज है, जैसे मैंने आपको बोला था। कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से कैटेगरीज है? एक है 2 वे टेबल, 3 वे टेबल एंड देन मैनिफोल्ड। वो आपको पता होगा, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द गुड टेबल। एक अच्छे टेबल की निशानी इनमें से कौन सी नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा टेबल नहीं है? इट्स नॉट द गुड फीचर ऑफ ए गुड टेबल। ऑप्शन ए इज एब्रिवेशंस, ऑप्शन बी इज स्टब, ऑप्शन सी इज सोर्स नोट एंड ऑप्शन डी इज प्रिफेटरी। अपना आंसर नोट कीजिए। प्रिफेटरी किसको हम कहते हैं? हेड नोट का दूसरा नाम है प्रिफेटरी। ये होना जरूरी है, बेहतर है ये। सोर्स नोट होना बेहतर है। स्टब, स्टब किसको हम कहते हैं? रो हेडिंग को, तो ये भी जरूरी है। अगर जरूरी नहीं है वो है एब्रिवेशन, तो एब्रिवेशंस का यूज नहीं करना चाहिए हमें टेबल्स में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, एब्रिवेशंस। इट्स नॉट द गुड फीचर ऑफ ए टेबल, इट्स नॉट द फीचर ऑफ ए गुड टेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टेबल इन विच द वेरिएबल टू बी स्टडीड एंड सब डिवाइडेड विथ 3 इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। जब 3 इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे टेबल फॉर्म किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज 2 वे टेबल, ऑप्शन बी इज 1 वे टेबल, ऑप्शन सी इज ट्रिपल टेबल एंड ऑप्शन डी इज ऑर्डर लेवल टेबल। अपना आंसर नोट कीजिए। आपको मैंने बताया था जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे हम 3 वे टेबल कहते हैं, या दूसरा नाम उसका है ट्रिपल टेबल। क्लियर? 15 क्वेश्चन हो गए। अगर 15 में से अभी आप 13 या 12 कर पा रहे हैं तो वी आर गोइंग वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्लास मार्क और मिड वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग। हमारे पास क्लास मार्क या मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की कौन सी फॉर्मूला है? मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की कौन सी फॉर्मूला है? मैंने बताया था आपको। ऑप्शन ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन बी इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी इज एल इंटू f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2s f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। हमारे पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क कैलकुलेट करने की कौन सी फॉर्मूला है? अपना आंसर नोट कीजिएगा। सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो वी हैव टू ऐड द अपर लिमिट विद द लोअर लिमिट एंड देन डिवाइडेड देम विद द 2, वी विल गेट द क्लास मार्क और ऑफ ए क्लास या मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास, जिसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। 16 क्वेश्चंस आर ओवर। वी आर कमिंग टू द 17th क्वेश्चन। चलिए, 17th क्वेश्चन इज which of the following is not which of the following is not the objective of the tabulation process। tabulation process का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? tabulation process का इनमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? to save space and time, option B to facilitate comparison, option C to present individual items in presentable form, ऑप्शन डी टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। क्योंकि ये एमसीक्यूज मैं खुद तैयार करता हूं, इसलिए कभी कभी टाइपिंग एरर, टाइपोज हो जाते हैं, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। ऑप्शन ए है हमारे पास, जब हम टेबुलेशन करते हैं उससे हमारे पास स्पेस भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है। ऑप्शन बी, उससे कंपैरिजन पॉसिबल होता है।
ऑप्शन सी, उससे हम इंडिविजुअल डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी, उससे डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अपना आंसर नोट कीजिएगा। पहला, टू सेव टाइम एंड स्पेस, जाहिर सी बात है इससे टाइम और स्पेस दोनों बच जाते हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन भी हो सकता है। टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से ये सभी चीज़ें, लेकिन टेबुलर फॉर्म में हम इंडिविजुअल डेटा आइटम्स को नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबुलेशन प्रोसेस। इंडिविजुअल डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया जाता है टेबुलेशन फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 18, table element that gives information about the unit or currency of the data used in table। वो टेबल आइटम, एलिमेंट या टेबल, पार्ट ऑफ द टेबल जो हमें इंफॉर्मेशन देता है यूनिट और करेंसी ऑफ डेटा के बारे में, कि कौन सा यूनिट यूज़ किया गया टेबल में या कौन सी करेंसी यूज़ की गई टेबल में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उससे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज हेड नोट, ऑप्शन बी इज स्टब, ऑप्शन सी इज कैप्शन एंड ऑप्शन डी इज फुट नोट। नोट योर आंसर। चलिए, हेड नोट कहते हैं उसको, या स्टब कहते हैं, कैप्शन कहते हैं, फुट नोट। फुट नोट तो आपको पता है, फुट नोट तो नहीं, फुट नोट में मेंशन किए जाते हैं एक्सेप्शंस वगैरह। कैप्शन का दूसरा नाम है कॉलम हेडिंग। मैंने आपको बताया था, सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम हेडिंग, और इसको कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम हेडिंग, इस तरह से याद रह सकता है आपको। स्टब का दूसरा नाम है रो हेडिंग, इस तरह से आपको याद रहेगा। स्टब को रो हेडिंग कहते हैं, लेकिन कैप्शन को कॉलम हेडिंग कहते हैं। तो ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। कैप्शन कॉलम हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, स्टब रो हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज हेड नोट। हेड नोट का दूसरा नाम क्या है, मैंने बताया था। हेड नोट का दूसरा नाम है प्रिफेटरी। प्रिफेटरी या हेड नोट जो हमारे पास होता है टेबल में, वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट और करेंसी ऑफ द डेटा। क्लियर। 18 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपके पास अभी 15 या 16 जा रहे हैं, किसी के 14 भी अगर आ रहे हैं, 14 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो अभी तक भी ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी आपका रिवीजन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 इज स्टब्स आर आल्सो नोन एज, अभी मैंने कहा स्टब को दूसरा नाम क्या है। वेदर इट इज कॉल्ड द रो हेडिंग, इट्स कॉल्ड द कॉलम हेडिंग, इट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, और इट इज कॉल्ड द सोर्स नोट। अपना आंसर नोट कीजिएगा। स्टब्स का दूसरा नाम क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज रो हेडिंग, जो मैंने अभी भी बताया है। आपको क्वेश्चंस आसान लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में आपको एक अपने नॉलेज का भी ख्याल रखना होता है। दूसरा, वहाँ पे एग्जाम में प्रेशर हैंडल करते समय हमें इजी क्वेश्चंस गलत होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पीए में कितना आसान सा क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट्स वो गलत कर बैठे। क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज देते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। अब मुझे ये देखना है कि आपने वो चीज़ें याद रखी कि नहीं, क्या आपने कभी उसका रिवीजन किया भी कि नहीं किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज 29th ऑफ जून, ऑप्शन बी इज 20th ऑफ अक्टूबर, ऑप्शन सी इज 13th ऑफ मार्च, एंड ऑप्शन डी इज 29th ऑफ अक्टूबर। अपना आंसर नोट कीजिएगा। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन बी 20th ऑफ अक्टूबर। इस दिन यूएन में एक कमीशन बनाया था स्टैटिस्टिक्स के लिए। अगर आपसे पूछा जाता इंडियन स्टैटिस्टिक्स और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th ऑफ जून, डेट ऑफ बर्थ ऑफ पीसी महालनोबिस। ये थे बहुत आसान से 20 क्वेश्चन। अगर आप इसमें से 15-16 भी कर पाए हैं तो यू आर गोइंग ग्रेट। अगर उससे कम कोई कर पाया है तो उसको और मेहनत की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है वो कर नहीं पाएगा, वो कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। अभी हम इनिशियल स्टेज में जा रहे हैं, साथ साथ चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। अभी आपकी संडे आ रही है कल, ठीक है, तो उसमें आपका लेक्चर नहीं आएगा। जो अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा तो उसका रिवीजन कर लीजिएगा। हो सकता है मैं कभी सरप्राइज टेस्ट लूँ आपका, तो वहाँ पे अपने आप को रेट करना है, आप वहाँ पे लाइक कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए साथ साथ आप चीज़ों को रिवाइज करिए, वरना आप लास्ट पे छोड़ेंगे, फिर आप सभी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड द सब्जेक्ट, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पीए हुआ था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से।
देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, What happens to the shape of the frequency polygon? Frequency polygon की शेप को क्या होता है when the number of observations and the classes increase? जब हमारे पास number of observations यानी कि frequency and the classes increase, frequency भी बढ़ जाती है और classes भी बढ़ जाते हैं, तो frequency polygon को क्या होता है? ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमारे पास बनता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इस तरह स्ट्रेट लाइंस होते हैं, स्केल से हम बनाते हैं। अगर हमारे पास यानी कंटिन्यूस डेटा हो तो तब हम इसको हिस्टोग्राम के जरिए बनाते हैं। अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा नहीं हो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बनाते हैं डायरेक्टली पॉइंट्स को मार्क करके, उनको स्केल से ज्वाइन करते हैं। अगर स्केल यूज़ ना करें तो फिर वो खाली फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। चलिए ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन ए इज टेंड्स टू बिकम जैग्ड। जैग्ड मीन्स वो खुरदरा बन जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खुरदरा नहीं बनेगा क्योंकि इसमें स्केल का यूज होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डायरेक्टली गलत है। मैं देखता हूं आप इसको आंसर कर पाएंगे कि नहीं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। जैग्ड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें स्केल का यूज होता है, तो इसमें जैग्ड नहीं बनेगा। ठीक है, खुरदरा नहीं बनेगा। दूसरा, रिमेन्स द सेम, क्या वो सेम रहेगा? नहीं, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और क्लासेस भी बढ़ जाती है, तो ये सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका साइज बढ़ेगा और इसके ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब है इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो सेम नहीं रहेगा। ऑप्शन डी इज वेरीज इफ डेटा बिकम्स मोर रिलायबल। ये तब भी चेंज होगा जब हमारे पास डेटा जो होता है वो रिलायबल होगा, भरोसेमंद डेटा होगा। हमारे पास कौन सी टेक्निक है यहाँ पे, अभी तक हमने कौन सी टेक्निक पढ़ी डेटा ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन में, जहां हमें पता चलता है कि डेटा रिलायबल है कि नहीं? कहीं पे मैंने आपको कोई टेक्निक पढ़ाई जहां पे आपको पता चलता है कि डेटा भरोसेमंद है कि नहीं, क्या इस डेटा पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका, इस ऑप्शन का इसके साथ कोई वास्ता, दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो टेंड्स टू बिकम इंक्रीजिंगली स्मूथ, तो ये इंक्रीजिंगली स्मूथ हो जाते हैं। चलो हम देख लेते हैं कैसे। मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी कर्व आ गया था। ठीक है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी कर्व आ गया। देखिए अब ये कह रहा है इस तरह से फ्रीक्वेंसी है और इस तरह से हमारे पास क्लासेस होते हैं। ठीक है, क्लासेस, अगर क्लासेस बढ़ जाते हैं और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, इसका मतलब है कर्व थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि क्लासेस भी बढ़ रहे हैं, क्लासेस भी बढ़ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहे हैं। इसका कर्व ऊपर जाएगा, बढ़ जाएगा और इस तरह से भी लंबा हो जाएगा। सो टेंड्स टू बिकम इंक्रीजिंगली स्मूथ, तो ये थोड़ा सा स्मूथ बन जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा स्मूथनेस इसमें आ जाता है इस कर्व में, क्योंकि क्लासेस बढ़ जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज टेंड्स टू बिकम इंक्रीजिंगली स्मूथ। अनफॉर्चुनेटली प्रेशर की वजह से बहुत सारे काबिल बच्चे भी इसको आंसर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको खाली एग्जाम में बैठना नहीं है। यहाँ से नॉलेज लेके आप वहां पे बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, साथ साथ में प्रेशर को भी आपको हैंडल करना होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अपना अपना जो आप पढ़ रहे हैं उसका साथ साथ रिवीजन कर लीजिएगा। कल संडे के दिन आप सभी जो हमारे पास अभी तक स्टैटिस्टिक्स पोर्शन हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लीजिएगा। जल्दबाजी में नहीं पढ़िए सर, हमारे लेक्चर्स जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, हमें स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस 10 दिन में कंप्लीट करना है। इस जल्दबाजी में नहीं पढ़िए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें और जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।